तो हाँ जी, कैसे हो? सारे बढ़िया हो? ठीक है। तो बेटा करते हैं आज की इस क्लास में हम बात कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है। उससे पहले समझो इन्फ्लेशन क्या है। वैसे तो आपको पता है, मैंने बता रखा है, बट एक बार अगेन सुन लो। बेटा जब किसी गुड्स के प्राइस मार्केट में बढ़ते हैं ना, कि अगर ये गुड्स 5 रुपए की है, कल को ये 6 रुपए की, परसों 10 की, फिर 15 की, फिर 20 की हो जाएगी। बेटा जब गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, बेटा इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई वस्तु महंगी मिलेगी, जब देश में महंगाई बढ़ेगी तो हम सामान कम खरीद पाएंगे, बिकॉज महंगा मिल रहा है। और अगर हम सामान कम खरीदेंगे तो बोलूँगा हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है गुड्स के प्राइस का बढ़ना। और अगर आपकी आम भाषा में बोलूँ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जब देश में प्राइस बढ़ेंगे उसको बोलूँगा महंगाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की थी और अब वो 110 रुपये की हो जाए, 100 रुपये की वस्तु 110 की होगी, प्राइस बढ़ गए ना, महंगाई बढ़ गई ना, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। और कितना बढ़ गया जी? यहाँ पे आपकी 100 की वस्तु 110 की हो गई, मतलब क्या? 10% आपकी महंगाई बढ़ गई। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब लगातार किसी भी गुड्स एंड सर्विस के कॉन्टिन्यूस लगातार बेटा प्राइस बढ़ते जाएंगे, उसी को बोलते हैं क्या? इन्फ्लेशन। और यहाँ पे हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, बिकॉज जब वस्तु महंगी होगी तो हम उसे कम खरीद पाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर कम। एक्चुअली में टॉपिक ये है कि इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या हैं। तो इन्फ्लेशन के मेन दो कॉज है। एक है डिमांड साइड फैक्टर, कि कुछ कॉजेस डिमांड की वजह से होते हैं। जब देश में गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, उसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ती है, उसको बोलते हैं डिमांड साइड फैक्टर, या फिर उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा कॉज है वो है बच्चों सप्लाई साइड फैक्टर। जब देश में गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कम हो जाती है, कि जब देश में गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कम हो जाएगी, उसको भाई साहब बोलेंगे सप्लाई साइड फैक्टर या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो भाई साहब इन्फ्लेशन दो टाइप की होती है, ये मैं बोलूँगा। इन्फ्लेशन के दो मेन कॉजेस है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आइए इनको समझते हैं बच्चों डिटेल में। अब जरा समझो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो भाई साहब, जब देश में गुड्स की डिमांड होती है ज़्यादा लेकिन सप्लाई का लेवल नहीं बढ़ रहा, देश में गुड्स की डिमांड है ज़्यादा लेकिन सप्लाई का लेवल नहीं बढ़ रहा। एग्जाम्पल के तौर पे जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि देश में सप्लाई अगर बात करूँ टीवी की, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास देश में केवल 10 टीवी हैं, लेकिन जो देश में डिमांड का लेवल है ज़्यादा, जो 20 लोग हैं वो टीवी मांग रहे हैं। इट मीन्स देश में टीवी की डिमांड है 20, जबकि टीवी की सप्लाई है 10, और जो टीवी का प्राइस है वो मान लो कि एक टीवी का इस समय जो प्राइस है वो है 10,000 रुपये। लेकिन जरा मुझे बताओ, क्या ये 10 टीवी 20 लोग में बांट पाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है ज़्यादा, डिमांड हो रही है 20 लोग टीवी की, लेकिन सप्लाई है केवल 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने क्या बोला, हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, और डिमांड के ज़्यादा होने से जब महंगाई बढ़ेगी उसी को बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। भाई ये महंगाई कैसे, जरा एक बार समझाओ, प्रैक्टिकली बताओ। भाई एक बात सोचो, ये 10 टीवी को 20 लोग में बांट पाना पॉसिबल तो नहीं है, तो सेलर क्या करेगा? सेलर प्राइस बढ़ाएगा। सेलर बोलेगा कि भाई एक काम करते हैं, टीवी के प्राइस 10,000 से बढ़ाकर हम एक काम करते हैं, टीवी के प्राइस 12,000 कर देते हैं। अब जैसे ही टीवी के प्राइस बढ़ाएंगे, जो 20 लोग टीवी खरीदना चाह रहे थे, कुछ लोग चले जाएंगे कि भाई मेरे बस की नहीं है ये 12,000 का टीवी खरीदना, तो मान लो केवल 18 लोग टीवी खरीदने के लिए बचे, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, 20 लोग की डिमांड है, टीवी कम है, तो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि कुछ लोग कल्टी हो जाए, कुछ लोग निकल जाए, ताकि केवल 10 लोग बचे। तो मान लो प्राइस कर दिए 12,000, 2 लोग चले गए कि भाई 12,000 में मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा, 18 लोग अभी भी 12,000 में खरीदने को रेडी है। दुकानदार ने प्राइस बढ़ा दिए और कितने कर दिए? 15,000। अब मान लो भाई 4 लोग और चले गए, कितने बचे? 14 लोग बचे, कि 14 लोग 15,000 में टीवी खरीदने को रेडी है, लेकिन अभी भी मैं इनको टीवी नहीं बेच सकता, क्योंकि टीवी केवल है मेरे पास 10 लोग है 14। टीवी के प्राइस बढ़ाकर कितने कर दिए? मान लो 20,000, और 4 लोग और चले गए और अब केवल 10 लोग ही बचे। अब बताओ
लोग कितने बचे 10, टीवी कितने हैं 10, तो इन 10 टीवी को इन 10 लोगों को दे दिया जाएगा किस दाम पर, 20,000 के दाम पर। तो आप खुद देखो ना, जो टीवी 10,000 रुपये का था उसके दाम आज मार्केट में कितने हो गए 20,000। वो इसलिए हो गए क्योंकि देश में डिमांड है ज़्यादा, देश में 20 लोग डिमांड कर रहे हैं, टीवी चाहिए 20 जबकि टीवी है केवल 10। तो जब देश में डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है बड़ा, ऐसे केस में प्राइस बढ़ते हैं। ये आपको मैंने प्रैक्टिकली समझाया। और जब इस वजह से प्राइस बढ़ेंगे इसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली भी शो करता हूँ। डायग्रामेटिकली शो करूं तो आपको तो पता होगा कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी भी प्राइस का इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। जी भाई साहब, प्राइस का इक्विलिब्रियम कुछ इस प्रकार आएगा कि मान लो ये डी ही आपका डिमांड कर्व, ठीक है, और ये एस क्या है आपका सप्लाई कर्व। अब इतना तो आपको आता ही होगा कि जहाँ पे दोनों कट करते उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हमारे मान लो प्राइस है ओपी, और ये हमारी क्या है, यहाँ पे आती है क्वांटिटी मात्रा OQ, और यहाँ बच्चों आपके आते हैं प्राइस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, देश में डिमांड का लेवल बढ़ रहा है, देश में लोग डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरी सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। अब जब देश में डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और आपको इकोनॉमिक्स के अनुसार पता है जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लो जी लो, आपका क्या बन गया जी, ये आपका एक नया डिमांड कर्व बन गया, इसका नाम रखा D1। अब आप एक बात नोट कर रहे हो, इस नए डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को यहाँ पे कट किया, ये क्या बन गया एक नया इक्विलिब्रियम। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर प्राइस का लेवल OP से बढ़ के OP1 हो गया। सप्लाई में क्या मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि भाई साहब देश में टीवी केवल 10 है, टीवी नहीं बढ़ने वाले, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज केवल डिमांड में होगा। तो भाई साहब डिमांड का लेवल बढ़ा, देखो प्राइस का लेवल बढ़ गया। यहाँ पे मैं क्या एज्यूम करूँगा, मैं एज्यूम करूँगा कि देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ सप्लाई। मान लो देश में डिमांड और बढ़ गई तो डिमांड कर्व आपका और शिफ्ट हो गया, D2 हो गया। सप्लाई कर्व तो आपका सेम रहेगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक नया इक्विलिब्रियम E2, और यहाँ पे यू कैन सी दैट कि प्राइस का लेवल आपका और बढ़ गया। तो जब देश में डिमांड बढ़ेगी तो देश में डिमांड के बढ़ने से प्राइस का लेवल बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे क्या मानना है, सप्लाई कांस्टेंट है। और इस प्रकार के इन्फ्लेशन को बोलते हैं क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन सिखाता है कि देश में डिमांड का लेवल बढ़ेगा, सप्लाई कांस्टेंट मान लो, डिमांड का लेवल बढ़ेगा जब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। भाई वस्तु तो मेरे पे इतनी है, बस सप्लाई तो मेरे पास कांस्टेंट है, इससे ज़्यादा वस्तु बन नहीं सकती, लेकिन डिमांड लोग इतनी सारी कर रहे हैं तो इस वस्तु के दाम महंगे करने पड़ेंगे ताकि लोग कम हो जाए। और जब लोग कम हो जाएंगे इस वस्तु को मैं उन लोगों को बेच दूंगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बोलो समझ में आ रहा है ना। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार, मतलब तुमसे मतलब इकोनॉमिक्स से, मुझे इकोनॉमिक्स से प्यार है, ठीक है। चलिए सो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी सगी बहनों, जरा ध्यान से समझो। दिल टूटा कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ठीक है। चलो तो भाई तब क्या लिखा है, तो बोलता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब एग्जिस्ट करती है जब देश में डिमांड का लेवल क्या हो, ज्यादा हो। किससे, सप्लाई के लेवल से। कि सप्लाई केवल 10 टीवी है लेकिन डिमांड कितनी कर रहे हैं 20 टीवी, डिमांड है ज्यादा सप्लाई है कम। ऐसे केस में क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड करता है मोर कि भाई मेरे को वस्तु चाहिए ज्यादा, मेरे को टीवी चाहिए 20, लेकिन देयर इज नो राइज इन द सप्लाई ऑफ गुड। लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, टीवी केवल 10 रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है, जब देश में गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे उसको बोलेंगे, जब देश में गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे डिमांड बढ़ने की वजह से, उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का पहला कॉज क्या है, इन्फ्लेशन का एक मेन कॉज क्या है, देश में डिमांड का बढ़ना। अब डिमांड क्यों बढ़ती है, तो बहुत सारे कॉजेज हैं, यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं कि इन 6 पॉइंट की वजह से देश में डिमांड बढ़ेगी। और जब देश में डिमांड बढ़ेगी, जब देश में डिमांड बढ़ेगी तो भाई सब महंगाई बढ़ेगी।
तो सबसे पहला राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, दोबारा पॉइंट पढ़ लो, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इसका मतलब क्या है? आधे बच्चे बोल रहे हैं ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है डॉलर और रुपीस का कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल $1, बेटा मान लो 50 का था, कितने का था? 50 का, तो उसको बोलूंगा मेरी फॉरेन एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 50। अब भाई साहब ये महंगा हो गया, $1 मान लो 50 से बढ़ के 70 का हो गया, तो जब डॉलर की कीमत मान लो बढ़ गई, 50 का था अब 70 का हो गया, तो इसको बोलेंगे कि भाई साहब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो बढ़ गया। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरी बात सुनो, $1 पहले 50 का था, तो एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं कि बाहर वाले हमसे सामान खरीदते थे, अमेरिका वाले, बेटा मान लो अमेरिका वाले जो है इंडिया से पेन खरीदता था। मेरी बात सुनना, इंडिया में मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक पेन कितने का है? मैं ऐसा मान रहा हूं कि इंडिया में जो एक पेन की वैल्यू है वो एक पेन की कितनी वैल्यू? 10 रुपये है। अब जरा मेरी बात को समझना, जब अमेरिका वाला हमको $1 देता था, पहले के टाइम पे $1 देता था, कितना डॉलर? उसने हमको $1 दिया, तो बताओ हम उसको बदले में कितने का सामान देंगे? जी हम उसको बदले में 50 रुपए का सामान देंगे, क्योंकि पहले क्या था? $1 50 का था, तो वहां से अगर $1 आएगा तो उसका मतलब मेरे को उसको 50 का सामान देना पड़ेगा। अब बताओ उसने मुझसे मान लो पेन मांगे, एक पेन कितना का है? 10 रुपए का है, उसने $1 दिया, तो मैं उसको 50 रुपए के पेन बेचूंगा, मैं उसको 50 रुपए के पेन बेचूंगा। अब एक पेन अगर 10 का है तो बताओ मैं उसको कितने पेन बेचूंगा? जी मैं उसको 5 पेन बेचूंगा। तो पहले क्या था? पहले के टाइम पे $1 50 का था, तो मुझे $1 मिलेगा, तो मैं उसको 5 पेन बेचूंगा। अब क्या हो गया? मान लो किसी भी वजह से डॉलर थोड़ा महंगा हो गया, जो $1 50 का था अब उसके दाम बढ़ के 70 हो गए। अब अमेरिका वाला तो अपना $1 देगा। अब मान लो क्या हुआ? अमेरिका वाले ने अपना हमको $1 दिया, वो हमसे पेन खरीदता है, उसने $1 दिया, लेकिन अब बताओ मुझे कितने रुपए के पेन देने पड़ेंगे? $1 70 का है, तो अब मेरे को 70 रुपए के पेन देने पड़ेंगे। अब जरा बात बताओ, एक पेन 10 रुपए का है, अब जब $1 आएगा 70 रुपए के पेन जाएंगे, बिकॉज $1 इज इक्वल टू क्या? 70 रुपीज की, $1 की वैल्यू 70 रुपए, तो $1 आएगा 70 रुपए जाएंगे, और 70 रुपए में कितने पेन जाएंगे? जी 7 पेन जाएंगे। अब जरा मेरी बात को सुनो, एक बात बताओ, अमेरिका वाले ने क्या किया? उसने तो अपना $1 पे किया, उसने पहले भी कितना पे किया? $1। उससे पहले कितने पेन मिले? 5। अब कितना पे किया? $1 पे किया, अब कितने मिले? 7। तो देख रहे हो यहाँ पे अमेरिका वालों को फायदा हो रहा है, वो $1 देता है और अब उसको 2 पेन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। पहले उसको $1 में 5 पेन मिलते थे, अब उसको 7 पेन मिल रहे हैं, जिससे कि क्या करेगा अमेरिका वाला को लगेगा भाई 2 पेन तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक काम करो और पेन खरीदो, जिसकी वजह से क्या करेगा? अमेरिका अपनी डिमांड बढ़ाएगा। इट मीन्स क्या? अमेरिका बोलेगा हमें और पेन चाहिए, जिससे क्या होगा? अमेरिका इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ाएगा, वो इंडिया से और पेन मांगेगा, बिकॉज उसको अभी पेन सही मिल रहे हैं, उसको अभी 2 पेन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अभी उसको सस्ते में काम हो रहा है। पहले उसको 5 पेन मिलते थे, अब उसको 7 पेन मिल रहे हैं, उसको 2 पेन का फायदा हो रहा है, वो और पेन मंगाएगा, जिससे क्या होगा? देश में पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब पेन की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो पहला कॉस्ट क्या है? प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। प्राइस का जो लेवल है वो बच्चों क्या होगा? प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आई? तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इससे भी जो है हमारी इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो भाई साहब प्राइस का लेवल बढ़ेगा। आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या बोला मैंने? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ये तो सिंपल सा पॉइंट है। अगर देश में, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। आइए सेकंड पॉइंट,
अगर देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, अब ये तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी मतलब देश की जनता के पास पैसा ज़्यादा होगा, कि देश में मनी सप्लाई बढ़ गई, देश की जनता के पास पैसा ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, जो जनता की जो परचेजिंग पावर है, वस्तु खरीदने की शक्ति है, वो ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज जनता की जेब में पैसा ज़्यादा है, देश में मुद्रा पूर्ति बढ़ गई, सरकार ने नोट वोट छाप दिए मान लो, देश में पैसा बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ गई, और भाई जिससे मुद्रा पूर्ति, देश की मुद्रा पूर्ति देश में बढ़ गई। भाई जब देश की जनता के पास पैसा ज़्यादा होगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और अगर उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो देश में डिमांड को बढ़ाएंगे, बिकॉज अब वो ज़्यादा खरीद सकते हैं। क्यों? उनकी जेब में पैसा ज़्यादा है। और वही वाली बात, ऑटोमेटिकली जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा, और प्राइस का लेवल क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशन। तो आपका सेकंड पॉइंट ये होगा, मनी सप्लाई के बढ़ने से, इसके बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे देश में डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। सिंपल। चलिए सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट सिंपल है, राइज इन पॉपुलेशन। अगर देश में जनसंख्या बढ़ेगी, राइज इन पॉपुलेशन, अगर देश में जनसंख्या बढ़ेगी तब भी देश में डिमांड बढ़ेगी। जब देश में लोग ज़्यादा पैदा हो गए, देश की जनसंख्या बढ़ेगी, तब भी देश में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड जितनी बढ़ेगी प्राइस का लेवल उतना बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, राइज इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये मान लो सरकार का घाटा। अब अगर सरकार का घाटा होगा, सरकार को अपने बजट में, मैंने पढ़ा रखा है कि सरकार को अगर देश में घाटा होगा, सरकार को अपने बजट में घाटा होगा, तो घाटा पूरा करने के लिए सरकार को पैसे की नीड है। तो घाटा पूरा करने के लिए सरकार को पैसे की नीड है। तो मान लो, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि अगर देश में क्या है, फिस्कल डेफिसिट है, सरकार को मान लो देश में घाटा हो रहा है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? मान लो सरकार प्रिंट मनी, सरकार देश में नोट छापेगी कि देश में घाटा है, और भाई साहब इस फॉर एग्जांपल देश में 200 करोड़ कम पड़ रहे, देश में 200 करोड़ का घाटा हो रहा है। अब उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नोट छापेगी। अब सरकार नोट छापेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, बिकॉज नोट छपेंगे तो देश में मनी का अमाउंट बढ़ जाएगा, जनता की जेब में पैसा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? अल्टीमेटली अगेन जो परचेजिंग पावर है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, देश के अंदर पैसा बढ़ जाएगा, जनता की जेब में पैसा बढ़ जाएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो डिमांड क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे ज़्यादा, जिससे कि प्राइस का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट भी देश में महंगाई को बढ़ाता है। चलिए उसके बाद इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, सरकार देश में खर्चे ज़्यादा करेगी, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सरकार ने यहाँ खर्चा किया, वहाँ खर्चा किया, ठीक है। अगर सरकार देश में खर्चा ज़्यादा करेगी, फॉर एग्जांपल सरकार मान लो क्या कर रही है, सरकार अस्पताल बनवा रही है, अब खर्चा हो रहा है, अब अस्पताल बनवाएगी तो लेबर को पैसा देना पड़ेगा। सरकार अगर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो जनता को पैसा देना पड़ेगा। इट मीन्स अगर सरकार खर्चा करेगी तो सरकार के पास से पैसा जाएगा, कहाँ जाएगा? जनता के पास। बिकॉज सरकार अगर मेट्रो बनवाएगी तो लेबर ही तो मेट्रो बनाएगी, तो पैसा लेबर के पास जाएगा। सरकार पुल बनवाएगी तो पैसा जिन लेबर ने पुल बनवाया उनके पास जाएगा। इट मीन्स अगर सरकार खर्चा करेगी तो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली जनता के पास जाएगा। अब वही वाली बात कि अगर सरकार अपना एक्सपेंडिचर करेगी तो वो सारा का सारा पैसा जनता के पास जाएगा। अगर जनता के पास पैसा जाएगा तो जनता के जेब में पैसा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी पीपी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और वो डिमांड करेंगे ज़्यादा, और अगेन अगर डिमांड होगी ज़्यादा तो मार्केट में प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। सिंपल। और उसके बाद डिक्रीज इन टैक्सेस। यस, अगर सरकार टैक्स घटा देगी, अगर जो जनता टैक्स पे करती है, अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो इससे पता है क्या होगा? जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, जो लोगों की खर्च करने वाली इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। कैसे? हमको तो पता है डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। बेटा मेरी बात सुनो, हम जो इनकम कमाते हैं
वो सारी खर्च नहीं करते, उस इनकम में सरकार को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब हम अपनी इनकम में से सरकार को टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद जो पैसा हमारे लिए बचा उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब एग्जांपल देखना, मान लो 10,000 रुपये मेरी सैलरी है, उसमें से अगर 2,000 सरकार को टैक्स पे किया तो मेरे पास कितना बचा खर्च करने को? जी मेरे पास खर्च करने को बचा 8,000। लेकिन मान लो इनकम तो मेरी सेम 10,000 रुपये है। अब मान लो सरकार ने टैक्स को घटा दिया, सरकार ने टैक्स कितना कर दिया, घटा कर दिया 1,000, जिससे क्या होगा, मेरी इनकम अब भाई साहब कितनी बच गई, 9,000। कितनी बच गई, 9,000। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले मैं केवल 8,000 रुपये का सामान खरीद पाता था, लेकिन जब से सरकार ने टैक्स कम किया है, अब सरकार के पास केवल 1,000 रुपये पे करता हूँ और अब मैं 9,000 का सामान खरीद सकता हूँ। इट मीन्स देख रहे हो, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। मैं पहले 8,000 का सामान खरीद पा रहा था, अब मैं 9,000 का सामान खरीद सकता हूँ। जिससे क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, खर्च करने वाली आय, कि पहले 8,000 बच रहे थे, अब 9 बच रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ गई। इनकम के बढ़ने से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। पहले 8,000 की डिमांड कर रहे थे, अब 9 की, तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो डिमांड का लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये थे आपके सारे के सारे पॉइंट जो बताते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और क्यों होता है। होपफुली इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे सेकंड कॉज की ओर, जिसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब देश में सप्लाई का लेवल कम होता है, जब देश में अब मैं मान रहा हूं कि भाई साहब डिमांड मेरी कांस्टेंट है, अब मेरी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो मेरा सप्लाई का लेवल है वो घट रहा है। तो जब देश में सप्लाई का लेवल घटता है, और सप्लाई का लेवल घटने से मतलब जब देश में प्रोड्यूसर कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि भाई वो प्रोडक्शन कर नहीं रहे, उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया, तो जिससे कि देश में प्रोडक्शन कम होगा, देश में गुड्स और सर्विस कम बनेगी, जिसको बोलेंगे देश में सप्लाई कम हो गई। तो जब देश में सप्लाई घटती है, जब देश में सप्लाई का लेवल कम होता है, जब देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कम होता है, तो उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ते हैं उसको बच्चों बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अल्टीमेटली आपको मैं एक बात बताऊं, देखो अल्टीमेटली एक बात बताऊं, इन्फ्लेशन का केवल एक ही कॉज है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इन्फ्लेशन का केवल एक ही कॉज है। वो कॉज ये है, जब जब देश में डिमांड क्या होगी, ज़्यादा, डिमांड का लेवल होगा ज़्यादा और सप्लाई का लेवल उससे क्या होगा, कम, तो तब तब देश में जब देश में ये स्थिति आएगी कि देश में डिमांड है ज़्यादा और सप्लाई है कम, तब तब देश में बच्चों प्राइस का लेवल बढ़ेगा। अब आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या था पता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अंदर हमने ऐसा माना था कि देश में हमारी डिमांड बढ़ रही है, जबकि जो सप्लाई है उसके अंदर क्या था, आपका नो चेंज था। आप खुद देखो, ये मान लो एक लेवल है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। जब देश में डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई में कोई चेंज नहीं, सप्लाई वहीं पे है और देश में डिमांड बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा, सप्लाई क्या हो गई, कम। तो इस केस में अल्टीमेटली देखोगे डिमांड हो गई ज़्यादा और सप्लाई हो गई कम, क्योंकि सप्लाई तो बढ़ी नहीं, देश में केवल क्या बढ़ा, डिमांड बढ़ा। तो देश में डिमांड हो गई ज़्यादा, सप्लाई हो गई कम। और ऐसे केस में आपको पता है कि जब जब देश में डिमांड क्या होगी, ज़्यादा, सप्लाई क्या होगी, कम, भाई सब प्राइस का लेवल बढ़ेगा। अब देखो सेकंड केस में क्या सिखा रहा हूँ आपको, सेकंड केस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमारा डिमांड है, यहाँ पे हो रहा है डिमांड में नो चेंज, लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो घट रही है। अब जरा समझो इससे स्थिति क्या बनेगी, ये मान लो सप्लाई है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये सप्लाई। अब देखो सप्लाई घट रही है,
डिमांड वहीं पे, इस बार डिमांड में नो चेंज, डिमांड का हाथ कांस्टेंट है, सप्लाई घट रही है, सप्लाई घट गई। अब खुद देखो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या है, ज़्यादा, डिमांड बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो सप्लाई घट गई तो अब डिमांड ऑटोमेटिकली क्या है, बी, डिमांड है अब भी ज़्यादा और सप्लाई हो गई कम। तो अल्टीमेटली बात तो वही पड़ रही है कि डिमांड अभी भी क्या है, ज़्यादा, सप्लाई क्या है, कम, तो प्राइस का लेवल बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली कुछ भी कर लो, चाहे आप ये बोल दो चाहे आप ये बोल दो, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट तो यही आ रहा है कि डिमांड देश में ज़्यादा हो रही है, सप्लाई देश में कम हो रही है। और जब जब डिमांड देश में क्या होगी, ज़्यादा, सप्लाई देश में क्या होगी, कम, प्राइस का लेवल बढ़ेगा। तो बस फर्क इतना है, डिमांड पुल वाले में डिमांड बढ़ती है, सप्लाई में नो चेंज, तो इसलिए डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। और कॉस्ट पुश वाले में क्या होता है, डिमांड में नो चेंज और सप्लाई कम हो रही है। जब डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई कम हो रही है, तो अब भी तो डिमांड ज्यादा ही है, सप्लाई कम है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अल्टीमेटली इंपैक्ट तो आपका एंड में वही होता है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। तो आओ क्या रखा है, तो बोलता है कि जब सप्लाई का लेवल घटेगा और सप्लाई का लेवल घटने से जब प्राइस का लेवल घटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो जरा मेरी बात को सुनो, मतलब जब प्रोड्यूसर वस्तु कम बनाएंगे, जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम करने से मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी बताऊंगा। आओ एक बार डायग्रामेटिकल देख लेते हैं। मान लो कि ये डी डी अपना क्या है, ये है अपना डिमांड कर्व, और ये एस एस क्या है, ये है अपना सप्लाई कर्व। यहां पे कट किया, इसको मैंने बोला इक्विलिब्रियम। प्राइस कितने हैं, ओपी, सप्लाई कितनी है, ओ क्यू। अब भैया यहाँ पे क्या सप्लाई घट रही है और इतनी को तो आपकी आती होगी, सप्लाई घटेगी तो कर्व शिफ्ट यहाँ पे होगा, सप्लाई घटी, ये नया कर्व बन गया S1 S1, डिमांड में नो चेंज। अब बताओ ये क्या आ गया जी, ये आ गया नया इक्विलिब्रियम E1 एंड नाउ यू कैन सी दैट प्राइस का लेवल अब भी बढ़ गया, OP से बढ़ के OP1 हो गया। सप्लाई घटी तो तब भी प्राइस बढ़ गया। मान लो सप्लाई और घटी, ये लो S2 S2, डिमांड में तो नो चेंज है। अब अगेन देख लो ये क्या आ गया, नया इक्विलिब्रियम E2, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस का लेवल बढ़कर P2 हो गया, आपके प्राइस अब भी बढ़ गए। तो जब सप्लाई घटेगी और डिमांड में नो चेंज बाय से, तब भी प्राइस का जो लेवल है वो बढ़ेगा। अब सप्लाई घट क्यों रही है, सप्लाई घट क्यों रही है, पता है सप्लाई इसलिए घट रही है भाई, मैं प्रोडक्शन कम क्यों करूंगा, मैं प्रोडक्शन इसलिए बंद कर रहा हूं क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो भाई मैं अपना काम क्यों बंद करूंगा। तो लोग सप्लाई इसलिए बंद करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर फॉल इट सप्लाई, प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई इसलिए कम करता है ड्यू टू फॉल इन प्रॉफिट, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो रहा होगा, ठीक है, उसको लाभ कम मिल रहा होगा, प्रोडक्शन करने में उसको उतना मजा नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से उसने सप्लाई घटा दिया। अच्छा, प्रॉफिट क्यों कम हो रहा होगा, प्रॉफिट इसलिए कम हो रहा हो, क्या पता प्रॉफिट इसलिए कम हो रहा होगा क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई कि भाई अब सामान लेने जा रहा हूं, सामान महंगा मिल रहा है, कच्चा माल महंगा मिल रहा है, ये महंगा मिल रहा है, वो महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई। तो अब जरा आप समझो, अपने थोड़ा 11th की को याद रखो या अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कॉस्ट के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब कोई वस्तु महंगी बनेगी तो अल्टीमेटली वो महंगी बनेगी तो अपने का प्रॉफिट कम होगा, और जब अपने को प्रॉफिट कम होगा हम लोग क्या हो गए, प्रॉफिट कम होते ही एक दुकानदार डिमोटिवेट होगा कि साला प्रॉफिट, गाली नहीं कि भाई साहब प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, वो डिमोटिवेट होगा, और डिमोटिवेट होकर वो सप्लाई कम करेगा कि यार नहीं यार मैं नहीं कर रहा काम, मैं काम बंद कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, पीछे से माल महंगा आ रहा है, महंगा आ रहा है, महंगा आ रहा है, ठीक, ग्राहक देता ही नहीं है पैसे, माल पीछे से महंगा आ रहा है, मेरे को प्रॉफिट होता ही नहीं है, भाई मैं काम नहीं कर रहा, प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। और आपको पता है जैसे ही सप्लाई कम होगी सप्लाई कर्व शिफ्ट ऐसे ऐसे होगा और मार्केट में प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। तो आइए एक बार इसी को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सप्लाई का लेवल क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, सप्लाई के कम होने से ही तो, सप्लाई के कम होने से ही तो मार्केट में जो हमारा
मार्केट में जो हमारा प्राइस का लेवल है वो बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं सप्लाई क्यों कम हो रही है। बच्चे 1 मिनट बस। हाँ जी, देखिए, तो पहला पॉइंट है आपका फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आओ इसको समझते हैं। भाई साहब जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से। $1 कितने का था? 70 रुपए का था। इट मीन्स अगर अमेरिका वाला हमको $1 देगा तो मैं उसको 70 रुपए के पेन, मतलब क्या, मैं उसको 7 पेन बेचूंगा। बिकॉज मैं क्या मान रहा हूं, एक जो पेन की कीमत है वो कितने रुपए है? 10 रुपए है। तो अमेरिका वाला पहले हमको $1 देता था, तो मैं उसको 70 रुपए वैल्यू है, 70 के पेन बेचूंगा। और 70 के अगर मैं उसको पेन बेचूंगा तो कितने पेन जाएंगे? 7 पेन जाएंगे। अब भाई घट गया, $1 70 रुपए से घट के कितना हो गया? 50 रुपए हो गया भाई साहब। इसका मतलब यह है कि अब अगर हमारे पास $1 आएगा तो अब हमको उसको 50 रुपए के पेन बेचने हैं। बिकॉज उस $1 की वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। बताओ 50 से कितने पेन जाएंगे जी? 50 के आपके जाएंगे 5 पेन। कितने पेन जाएंगे? 5 पेन। अब एक बात देखो, अमेरिका वाला पहले पेन खरीदता था उसको 7 पेन मिलते थे, लेकिन अब खरीदता है तो केवल 5 मिलते हैं। ओहो, अमेरिका वाला बोलेगा कि यार इंडिया से पेन अभी मत खरीदो यार, वहां तो ये तो नुकसान हो रहा है। पहले 7 पेन मिलते थे, अब केवल 5 मिल रहे हैं, जिससे कि अमेरिका वाला पेन नहीं खरीदेगा। अब जब वो पेन ही नहीं खरीदेगा तो हम पेन का प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे। जब वो पेन ही नहीं खरीदेगा, हम पेन का प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, जिससे कि पेन की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। और आपको पता है जब देश में सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। सप्लाई कम हो जाएगी तो भी प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। अगला, लो इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब इंडस्ट्री से मिलने वाली गुड्स एंड सर्विस। अब भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कम हो रहा है। इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कम कर रही है, क्यों? बिकॉज प्रोडक्शन करने के लिए हमको अच्छे लेबर, स्किल्ड लेबर, मेहनती लेबर की नीड है। एंड एज यू नो दैट इंडिया में अच्छे लेबर, स्किल्ड लेबर, मेहनती लेबर नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया की जो फैक्ट्रीज है वो प्रोडक्शन कम कर रही है। दूसरा, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाला रॉ मटेरियल और भी बहुत सारी चीज़ें, जिसकी हमारे पास थोड़ी बहुत कमी है, ठीक है, जो कि प्रॉपर हमको मिल नहीं पाते। तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल कम है, अगर आपके पास लेबर्स कम है, तो उससे क्या होगा? तो इससे आपका प्रोडक्शन कम होगा। तो अगर आपके पास मान लो कच्चे माल की कमी है, ठीक है, रॉ मटेरियल कम है, अगर आपके पास लेबर मान लो कम है, तो उससे आपका प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। अगला, इंक्रीज इन प्रोडक्शन टैक्स, या मान लो जीएसटी, या प्रोडक्शन करते समय जो भी टैक्स लगते हैं। अब अगर प्रोडक्शन करते समय सरकार टैक्स मांगेगी, सरकार टैक्स को बढ़ाएगी, सरकार बोलेगी, क्या बोलेगी? सरकार बोलेगी कि प्रोडक्शन टैक्स को बढ़ाओ। अब जब टैक्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि भाई टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स से खर्चा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी भाई साहब तो क्या होगा? कॉस्ट के बढ़ने से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो सेलर डिमोटिवेट होगा, और वो सप्लाई क्या करेगा? वो सप्लाई कम करेगा। और अगर सप्लाई कम होगी तो आप जानते हो सप्लाई के कम होने से प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा। और आखिरी है ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, वस्तुओं की होर्डिंग कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, वस्तु बचा बचा के या वस्तु खरीद खरीद के अपने पास ब्लैक में रख लेते हैं, और बताते नहीं है कि मार्केट में वस्तु है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत देखा होगा आपने कि प्याज की होर्डिंग होती है, जमाखोरी बोलते हैं हिंदी में, कि लोगों ने प्याज रख लिए अपने पास, ठीक है, बड़े बड़े गोदाम में, और मार्केट में ऐसा शो कर दिया कि मार्केट में प्याज ही नहीं है, सप्लाई कम हो गई। अब आप खुद बताओ, जब कोई वस्तु मार्केट में कम मिलती है, जब जिस वस्तु की मार्केट में सप्लाई कम होती है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। अरे खुद सोचो, अगर मार्केट में प्याज कम मिलती है, पीछे से प्याज नहीं आती, तो आपको पता है ना प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। प्याज के दाम कब बढ़ते हैं? वो तब बढ़ते हैं जब मार्केट में प्याज नहीं होती, जिसकी वजह से लोग महंगे दाम पर भी प्याज खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं,
ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं कि भाई साहब मार्केट में वस्तु नहीं है, जिसकी वजह से लोग उस वस्तु के लिए महंगा दाम भी देने को तैयार हो जाते हैं और मार्केट में प्राइस का लेवल बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं क्या? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। होपफुली आपको इन्फ्लेशन के सारे कॉजेज समझ में आ गए होंगे। डिमांड वाले हमने 6 पढ़े, सप्लाई वाले हमने 4 पढ़े, तो कुल मिला के मैंने आपको 10 कॉज पढ़ा दिए जिससे कि देश में महंगाई बढ़ती है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।